नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और वीडियो आप लोगों के सामने। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ भैया, मोटिवेशन कोट के साथ। लेकिन टॉपिक हमारा जो क्या है उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसका क्या प्रभाव रहा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ये यूपीएससी, एससीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी निकट भविष्य में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जो क्वेश्चन हिस्ट्री से आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सुनानी पड़ती है। ठीक है, तो भैया याद रखना, स्ट्रगल से कभी ना डरें आप लोग, क्योंकि आपकी एक कहानी, स्टोरी बनेगी स्ट्रगल के बाद, आप लोगों को सुनाएंगे कि भैया ऐसा हमारा स्ट्रगल रहा। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की तरफ चलने में, क्वेश्चन क्या रहने वाले, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन जो दायर की थी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, बताइए क्या था द्वैध शासन। पहला ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू करना किया जाना ये था, या दो शासकों समुच्चय, एक लंदन और दूसरी दिल्ली का होना, या तीसरा क्या है, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों के दो प्रवर्गों में विभाजन कर देना। तो भैया क्या था, बताइए क्या आंसर रहने वाला है। द्वैध शासन का क्या मतलब था, तो भैया द्वैध शासन का जो मतलब है प्रांतों को दो क्षेत्रों में विभाजित करना, दो वर्गों में प्रवर्गों में विभाजित करना। तो प्रवर्ग क्या थे, दो विषयों में विभाजित कर देना। भैया अंग्रेज भी क्या करेंगे, भारत पर शासन कर रहे थे लगातार, गवर्नर जनरल का और केंद्रीय विधानमंडल का भी शासन था, यही था द्वैध शासन। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लॉर्ड, या आप ये कह लो कि भैया अंग्रेज टैक्स कलेक्ट करवा रहे, दूसरे जमींदार भी कर रहे थे, ये दायर की है द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन इसके लागू नहीं होता, बाकी सारे कथन भैया लागू होते हैं। चलो बात करते हैं, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल वेलेस्ली यही चाहता था। दूसरे जो राजा थे, भारतीय राजा, उनके खर्चे पर एक सेना खड़ी करना चाहता था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, बिल्कुल ठीक है भैया, ये भी था। अंग्रेज भारत को नेपोलियन का खतरा था, क्योंकि नेपोलियन का साम्राज्य विस्तार बढ़ता जा रहा था और ये भारतीयों के खर्चे पर एक सेना रखने चाहती थे, जो अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मानती थी। तो ये भी था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भैया इससे कंपनी का कोई नियत आय नहीं होने वाली थी। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी ठीक है। तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो थर्ड है। थर्ड गलत है, कंपनी की कोई नियत आय नहीं थी बल्कि उसका ही खर्चा था ये। तो ये तो वो था, उनका तो टैक्स से ही आय होगी आगे कंपनी की। तो इसका आंसर यही गलत है, वरना किससे, वेलेस्ली सहायक संधि से, वरना सारी चीज कि दूसरे खर्च पर ये सेना बनाना चाहता था, नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना चाहता था, और तीसरा भारतीय रियासतों के ऊपर एक ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। भैया अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। बताइए सबसे पहले सहायक संधि को, जो वेलेस्ली की सहायक संधि थी, उसको सबसे पहले किसने अपनाया है। तो याद रखना भैया, सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने अपनाया, और सबसे अंत में किसने अपनाया, वो ग्वालियर के सिंधिया ने अपनाया था भैया। सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाला जो राज्य है वो हैदराबाद के निजाम, और हैदराबाद के निजाम भैया बहुत थोड़े थोड़े पैसे के लिए बिक जाते थे, कभी मराठों के साथ, कभी अंग्रेजों के साथ, कभी हैदर अली के साथ, ठीक है भैया, और कभी मराठों के साथ ये देखे गए। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, निम्न में से विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की थी और उनके द्वारा दी गई संधियों का सही क्रम में पता कीजिए। तो भैया बताइए क्रम बताइए। सबसे पहले वेलेस्ली की सहायक संधि किसने अपनाई, बिल्कुल अभी देखा है आपने, तो बता दीजिए। सबसे पहले वेलेस्ली की जो सहायक संधि है उसको किसने अपनाया था, तो बिल्कुल हैदराबाद ने, हैदराबाद के आपको दिखेगा, फिर मैसूर ने, तो सबसे पहले हैदराबाद ने, अंत में सिंधिया ने। अगर आपको ये भी पता तो आप आंसर कर लेंगे इसका, और यही क्वेश्चन की डिमांड है, सारे सबको पता नहीं होते भैया, तो ठीक है याद रखना, सारे किसी को भी पता नहीं होते। तो पहला हैदराबाद यहाँ है, चौथा सिंधिया है, तो आंसर पहला ही है भैया, तो याद रख लेना पहला हैदराबाद। इसके हिसाब से हमें आंसर मिल गया, हमने पहले और चौथे को देखा तो हमें आंसर मिल गया। ऐसे ही आंसर निकाले जाते हैं प्यारे बच्चों। तो हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध था, और चौथा सिंधिया था। अगला क्वेश्चन, सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम पहले थे। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की, बताओ किसने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी, हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, या
जोधपुर के राजपूत राज्य ने या मैसूर के शासक ने? तो बताइए किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? बताइए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बिल्कुल आपको आंसर करना पड़ता है। तो भैया इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? इंदौर के होलकर। तो इंदौर के जो होलकर थे इन्होंने सहायक संधि को कभी स्वीकार नहीं किया। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप? इंदौर के होलकर। बाकी सबने सहायक संधि को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, रिंग्स ऑफ फेंस संधि का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग्स ऑफ फेंस किसकी संधि थी? जल्दी बताएंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स की थी रिंग्स ऑफ फेंस। ठीक है भैया, रिंग्स ऑफ फेंस किसकी संधि है? ये अंग्रेजों की है। ठीक है, रिंग्स ऑफ फेंस के बारे में आप गूगल करें और अच्छे से इसके बारे में आप जानें। ठीक है, अगले क्वेश्चन तब चलेंगे। भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं प्रभाव से कुछ क्वेश्चन भैया हमें करने हैं। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे भैया। चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज के क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन क्या है भैया? निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में रियायतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंधित है? बताओ किसने भारत में रियायतवारी व्यवस्था लागू की है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बता दीजिए जल्दी, कौन से कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त है? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों ही थे भैया, ये दोनों थे, ये दोनों थे। तो आंसर दोनों है। तो आंसर देखो, केवल एक दो तीन, तो आंसर क्या है? अगर आप एक को हटा देंगे, अगर आपको ऐसे लगता है कि भैया आपको ये दोनों के बारे में नहीं जानते, अगर आप जानते भैया कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त था, तो आप एक को हटाओ तो एक पहले भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो बचा कौन सा? तीसरा वाला आंसर बचेगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके काल में स्थायी बंदोबस्त हुआ था? देखो अभी बात हमने की, तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से बताएं, किसके काल में स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस का भी अभी बताया मैंने आपको। ठीक है जी, स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आया? कार्नवालिस 1798 यही लेके आया था स्थायी बंदोबस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? बताओ, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकदमों के साथ, या किसानों के साथ? बताइए, जल्दी बताएंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? तो याद रखना, स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया जाता था। तो जमींदारों से जो समझो, तो जमींदारी क्या करेंगे? टैक्स इकट्ठा करेंगे भैया, इनको ही दे दी जाती थी पावर, आप लोग किसानों से टैक्स इकट्ठा करें, और इतना निश्चित टैक्स खजाने में, अंग्रेजों के खजाने में आप जमा करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो याद रखना, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था प्यारे बच्चों? जमींदारों के साथ किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? बताएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बताइए, स्थायी बंदोबस्त कब लेके आया था ये? अभी मैंने बताया 1793 आंसर भी है, याद रखेंगे। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया है किसने? कार्नवालिस ने प्यारे बच्चों। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। सर टॉमस रो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, बताओ किससे? अभी आपने पढ़ा, टॉमस रो और अलेक्जेंडर रीड पढ़ा था, बताइए वो किससे थे? रियतवारी। तो आंसर क्या प्यारे बच्चों? आंसर है रियतवारी, ये रियतवारी से थे। रैयत मतलब किसान, किसानों से समझौता होता था भैया, सीधे किसान से टैक्स कलेक्ट करते थे। अगले क्वेश्चन तरफ, अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रियतवारी व्यवस्था किससे संबंधित है? बताओ, रियतवारी व्यवस्था किससे है? देखो अभी आंसर आया मुनरो। क्या आंसर है प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ, रियतवारी व्यवस्था किससे है? मद्रास में। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने बात की भैया मुनरो और रीड ही है रैयतवारी से। तो क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन घूम घूम के पूछे जाते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। हमारी वीडियो का उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेंगे और क्या प्रकृति रहती है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अंग्रेजों ने रियतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? जल्दी से बताएंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, या मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी? बताओ कहाँ पर अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी? जल्दी बताएंगे आप लोग, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था? बता दो भैया प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप आंसर कर दीजिए। तो मद्रास तो मैंने आपको बता दिया, तो याद रखना मद्रास, तो साथ साथ बम्बई प्रेसिडेंसी में भी क्या था? रैयतवारी व्यवस्था लागू हुई थी प्यारे बच्चों। ठीक है जी, याद रखना। यहाँ पर सीधा किसानों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। किसने की थी रैयतवारी?
अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने, हेक्टर मुनरो नहीं सॉरी थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बताइए किसने कहा था कि अंग्रेज भारत का आर्थिक दोहन कर रहे हैं? बताइए कौन, किसने ये बात उजागर की थी? आप बिल्कुल जानते हैं, ड्रेन ऑफ बेल सिद्धांत का जनक वही है, उन्होंने बताया कि आर्थिक दोहन हो रहा है। ड्रेन ऑफ बेल सिद्धांत यानी आर्थिक दोहन सिद्धांत है भैया, वो किसका है? बताओ, एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या दादा भाई नौरोजी? बिल्कुल आप सभी जानते हैं आंसर क्या रहने वाला है। आंसर है भैया आर्थिक दोहन सिद्धांत किसका है प्यारे बच्चों? आर्थिक दोहन सिद्धांत दादा भाई नौरोजा का ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट। दादा भाई नौरोज द्वारा प्रतिपादित अपव्यय सिद्धांत, ड्रेन वेल थ्योरी या दो आर्थिक दोहन सिद्धांत की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? बताओ इसकी सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी रहने वाली है? जल्दी बताएंगे आप लोग, बताइए बच्चों। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन के निर्यात किया जाता था, जिसके बदले में वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। चलो देखते हैं अभी और सही मिलता है तो। साम्राज्य शक्ति के संरक्षण में ब्रिटेन उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जा रहे थे। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को आर्थिक रूप से कमजोर गरीब बनाया जा रहा था। तो भैया इसका सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन है, भारत की राष्ट्रीय संपदा जो हमारी थी उसके एक बड़े भाग अथवा यानी कुल वार्षिक आय के उत्पाद को ब्रिटेन की तरफ भेजा जा रहा था और बदले में भैया हमें उस कुछ नहीं मिल रहा था। तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों? आंसर मिलेगा आपको कौन सा? दूसरा। ठीक है, मैं कर देता हूँ, मैंने अगर ये, तो इसका आंसर भैया दूसरा। प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? आप आंसर करेंगे सेकंड आंसर इसका रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर रहेगा दूसरा। भारत की संपत्ति अंग्रेजों की तरफ जा रही है, बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा था, यही है भैया। भारत की संपदा जा रही थी, एक तरफा भाग हो रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? बताइए, अमर्त्य कुमार सेन की है, रमेश चंद्र दत्त की है, गोपाल कृष्ण गोखले की, दादा भाई नौरोजी की है? तो आंसर है प्यारे बच्चों ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। किसकी पुस्तक है जी? ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी शेयर करेंगे आप वीडियो को। दादा निम्न में से कौन भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? बताइए, दादा भाई नौरोजी था, जी सुब्रमण्यम अय्यर था, आर.सी. दत्त था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? ऑप्शन 1 केवल 1 2 2 3 1 2 3। बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहने वाला है? बताइए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। निम्न में से कौन भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? जल्दी बताएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे। निम्न में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम, आर.सी. दत्त। बता दिए, जल्दी बताएं क्या आंसर करने वाले हैं आप लोग। आपको याद होना चाहिए सारे के सारे भैया, इन सब ने ही बताया कि अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। तो बताओ क्या परिणाम था 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तो उसका क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट था 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासन का? भारतीय शिल्पों का निर्यात में वृद्धि हुई, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई, भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हुआ, नगरीय जनसंख्या का तीव्र वृद्धि हुई। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या हुआ था? जल्दी से आप आंसर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे के सारे क्या रहने वाले हैं प्यारे बच्चों? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने 19वीं शताब्दी का क्या प्रभाव था भारतीय शासन पर। तो आंसर क्या करेंगे? तो भैया आंसर जो रहेगा आप लोगों का, पहले ऑप्शन पढ़ लो फिर हम आंसर की तरफ चलेंगे। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, ऐसा हुआ था क्या? नहीं। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में नहीं था। भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हुआ था, नगरीय जनसंख्या तीव्र नहीं। तो याद रखना, भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण कर दिया था अंग्रेजों ने, भारतीय बाजार आधारित कृषि कर दी गई थी। वरना भारतीय कृषि, भारतीय लोग कौन सी कृषि करते थे? ये भारतीय लोग, हम लोग तो जीवन निर्वाह कृषि करते थे, खाने पीने के लिए उपजाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी कृषि को बाजार आधारित कृषि बना दिया, हमारी कृषि को क्या कर दिया, क्या वाणिज्यकरण कर दिया प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो अगला क्वेश्चन भैया आप लोगों के सामने कि रैयत बारे बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करके आंसर कर दीजिए आप लोग। तो बताइए क्या आंसर आप करेंगे इसका?
बताओ आप लोग। किसानों द्वारा रियतवारी में क्या था, सीधे सरकार को, मैंने बताया किसान से ही सीधे सरकार टैक्स लेते थे रियतवारी में। सरकार रियत को पट्टे पे देते थे, बिल्कुल हाँ सही है। रियत तो यानी किसानों को ही पट्टा देते। रियत क्या होता है, किसान होता है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन है, कर लगाने वाले से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था प्यारे बच्चों। तो तीनों ठीक है, ये तो लगाने से पूरा उसका भूमि का सर्वेक्षण और निर्धारण होता था, तो तीनों आंसर ठीक है प्यारे बच्चों। क्या आंसर रहेगा, तीनों इसके बिल्कुल ठीक आंसर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो भैया यहीं पे हमारे भैया क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप हमारी वीडियो को लगातार शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया सारे के सारे। और सिर्फ ये नहीं, जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन को भी आप भैया हिट कर देंगे, ताकि आप हमारी वीडियो आपको लगातार समय पर मिलती रहे। और आपका कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें एक सुझाव दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भैया, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।